कलिंग राज्य में मौर्य वंश के बहुत बाद एक जैन शासक हुआ खारवेल। कलिंग का शासक था तो अपने शासन के 12वें वर्ष 12 से बचे भारतवर्ष पर वो आक्रमण करता है और वह आक्रमण मगध पर करता है। तो ये अभिलेखित साक्ष्य है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का अभिलेखों में कहीं उल्लेख आया है तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, और बिहार इतना प्रसिद्ध हो चुका था मगध क्षेत्र कि वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा था। तो ऐसा नहीं है, बिहार बहुत ही समृद्ध रहा है और आज भी है। तृष्णा मूलम इदम दुखम निर्वाणम परम सुखम प्रज्ञाशील समाधि च जीवनम बुद्ध दर्शनम। जो बुद्ध का धर्म और दर्शन है, तृष्णा मूलम इदम दुखम, ये तृष्णा ही दुख का कारण है। और ये तीसराएं 3 प्रकार की होती हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा आकांक्षाएं, और एक यहाँ कहना चाहूँगा, इसी में पंचशील भी आ जाएगा सारा। वो बीच बीच में जो छूटा है मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ। जो ये काम तृष्णा है और पंचशील में जो ब्रह्मचर्य है, संयम, वो तालमेल खाता है। और एक काम तृष्णा यानी कि बुद्ध का जो धर्म था वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की बात वो करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब संयमित अपने पत्नी के साथ धर्म पूर्वक जीवन यापन करें, तो वही धम्म है। पर स्त्री गमन अगर कोई व्यक्ति करता है, अब आधुनिक काल में भी देख लीजिए कितने साधु भी उसमें लपेटे में हैं, पर स्त्री गमन जो करता है तो उसको क्रोध, अगर व्यवधान उसमें पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का क्षरण होता है और बुद्धि क्षरण से मानव का सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए ये बुद्ध का जो संयमित और पंचशील का जो चौथा सिद्धांत है, वह उसमें पूरी दुनिया में ऐसा आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की बात नहीं करते। लुम्बिनी अभिलेख में साथ वहाँ गए तो उनके जाने के पहले वहाँ धार्मिक कर लगता था, उसको समाप्त कर दिया। और प्राचीन भारत में खड़भाग भिरतो राजा कृषि का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसको अशोक ने 1/8 कर दिया। तो जहाँ जहाँ सम्राट अशोक गए वहाँ वहाँ जनता को सुविधा के लिए काफ़ी कुछ काम किए। अगर हम पश्चिम भारत में अभी जल्दी महाराष्ट्र के तरफ पूरे घुमा हूँ, तो वहाँ जो है, अभी मैडम बता रही थी कि अभिलेख गिरनार जो सुदर्शन झील बहुत चर्चित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य था, उसने वहाँ के किसानों के लिए कृषि कार्य है वहाँ नदी पर ही बांध बना दिया और वो किसानों को खेती करने योग्य वहाँ बना दिया। और उस बांध को बनाने में जनता से कोई टैक्स नहीं लिया गया। उसके बाद जब अशोक आते हैं तो अशोक के शासन काल में वहाँ प्रांतीय शासक तुषास्प था। उस 50 वर्षों में फिर वो बांध टूट गया था
फिर वहाँ तुषार ने भी वहाँ उस बांध की मरम्मत करा करके और सारा जो कृषि कार्य वहाँ से छोटी छोटी नहरों का और विस्तार कर दिए थे। और ये सूचना शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है। तो तमाम ऐसी लोक कल्याणकारी कार्य अशोक किए। एक जो वैदेशिक संबंध था, जो ताम्रपर्णी श्रीलंका के साथ जो भारत से शिष्टमंडल गया था, महेंद्र और संघमित्रा। एक यहाँ बात बताना चाहूँगा, जो संघमित्रा थी श्रीलंका में जा कर के, इतना तो मैडम ने बताया कि उसने स्त्रियों को शिक्षित की। तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि भारत की वो संघमित्रा प्रथम शिक्षिका थी, जो भारत में ही नहीं विदेशों में जाकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की। हम लोग हमारा कोई विरोध नहीं है। भारत की, आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले हैं, लेकिन भारत की प्रथम शिक्षिका सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा है। और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो हम उनको ये तमाम पौराणिक ग्रंथों की लोपामुद्रा, ये भी बौद्ध शिक्षिकाएं ही थी, लेकिन वहाँ ले जा करके उस इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं। ये संघमित्रा, चूँकि महिलाएं भी बैठी हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए कि अशोक की पुत्री, और आप लोगों को हर मंच से कहना चाहिए कि भारत की अगर कोई पहली महिला शिक्षिका थी ऐतिहासिक, तो वो संघमित्रा थी। इसी तरह से बहुत सी बातें हैं जो सम्राट अशोक के शासन काल में अन्न भंडार, जो अन्नागार हुआ करते थे, जो दुर्भिक्ष के समय में, उसके अभिलेखित साक्ष्य सहगौरा से प्राप्त हुआ है। और महास्थान पश्चिमी बंगाल, वहाँ भी अन्न के ज़्यादा वो अभिलेखों में भी मिला है, और वहाँ खुदाई से भंडार भी मिले हैं। तो इस तरह से सम्राट अशोक के, या ये कह लें मौर्य काल में, अन्न का इतना भंडार हुआ करता था कि जब सम्राट अशोक बुद्ध से प्रभावित होकर और बौद्ध धर्म स्वीकार करता है और उसने पशुबल पर रोक लगाता है, तो सर्वप्रथम जो गायों की पशुबलि होती थी उस पर वो रोक लगाता है, राजाज्ञा जारी कर देता है। और जब गाय नहीं मारी गई, बछड़े नहीं मारे गए, तो कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर वो कृषि करने लगे। और इससे पशुधन का जब विकास हुआ है, तो मौर्य काल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसानी और खेती का कार्य प्रारंभ हुआ। और तब जाकर के इतने बड़े बड़े पिलर, स्तूप और ये स्तंभ बनाए गए। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मौर्य काल में, अशोक काल में जनहित की जितनी सुविधाओं का उपयोग किया जा चुका था, सुविधाओं को खोजा जा चुका था, आज का वो मानवाधिकार आयोग नहीं कर पा रहा है। और इससे बहुत आगे उस समय था, क्योंकि वहाँ मौर्य काल में जो सरकार की जिम्मेदारी होती थी, आज भी है, शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा। तो मौर्य काल में कह ले या अशोक का शासन काल था, वो तीनों में पूर्णतः सफल रहा। जो आज की सरकारें तीनों से मुंह मोड़ रही हैं। और यहाँ विफलता का कारण यही है
कि एक आज अशोका राज्य चाहिए, अशोका क्लब को इतना आगे बढ़ाना होगा कि भारत में अशोका राज्य पैदा हो, तब जाकर के भारत की जनता सुखी हो पाएगी। नहीं तो आज एक नौकरी करने वाला या एक टैक्स देने वाला, आप जानते भी हैं कि हर वस्तुओं पर टैक्स लग चुका है, लेकिन मौर्य काल में ऐसा नहीं था। वो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देते थे। सम्राट अशोक जो कर लेता था वो ऋण के रूप में मानता था कि ये जो मैं टैक्स लिया हूँ ये मेरे ऊपर जनता का ऋण है। मैं कितना हूँ परिश्रम करूँ, कितना हूँ उद्योग करूँ, फिर भी मैं उऋण होने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कहता है कि मैं सफल हो गया। वो रात दिन मेहनत करता है और ये जनता के ये जो अभिलेखों में, प्रशस्तियों में, धम्रलिपियों में हर जगह ये प्रचारित करता है कि जनता को इसलिए कहा गया कि प्रजा सुखे सुखम राज्य। उस सिद्धांत को त्यागते हुए और आगे बढ़ते हुए उसने सीधे तौर पर कहा अभिलेखों में कि जनता मेरी संतान है और मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र जिस प्रकार उद्योग और सुख प्राप्त करें, उसी तरह से ये हमारी देश की और हमारे पूरे साम्राज्य के पड़ोसियों की वो बात करता है, वह भी उसी तरह की सुख समृद्धि प्राप्त करें। अपने अधिकारियों को वो संबोधित करता था हर समय कि जिले स्तर का अधिकारी, ग्राम प्रधान और मंडल प्रांत के सारे वो हमारे ही जैसे, यानी जनता को पुत्रवत व्यवहार करें और पुत्रवत माने। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मौर्य काल में पंचायती राज व्यवस्था, हम कहते हैं कि ये पंचायती राज्य व्यवस्था मौर्य काल में लागू थी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम प्रधान को अधिकार दिया गया था और ग्राम प्रधान के यहाँ उस गांव में कोई आता था तो उसकी सूचना ग्राम प्रधान को देना पड़ता था और घर से दूसरे गांव जाता भी था तो वह भी सूचना गांव के प्रधान को देना पड़ता था, वो कार्यालय में दर्ज होता था। अगर नहीं सूचना दिया, अगर कोई चोरी आदि की घटना हो गई तो वह व्यक्ति पकड़ा जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य काल में घरों में ताले नहीं लगते थे। अब तो धम्म को ऐसे बढ़ाया जाए जिसमें मानव को मानवता सिखाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुम पर हो इतना असर, या तेरे दुख दर्द का मुझ पर हो इतना असर कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे खाया न जाए, अगर तू रहे भूखा तो मुझसे खाया न जाए। कि यहाँ रोटी बड़ी मुश्किल से पचती है, यहाँ मेहनत की रोटी बड़ी मुश्किल से पचती है। वो हिंदूवादी सारा मुल्क खा जाएं पर बदहजमी नहीं होती। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।